बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, पाकिस्तान में एक नई बहस छिड़ चुकी है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान इस वक्त जिस फैसले की पादाश में सलाखों के पीछे हैं, पाबंद सलासल हैं, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज गलत करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट यह कहती है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बादियुन नजर में गलत है। बादियुन नजर में ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां मौजूद हैं। हम आज मुदाखलत नहीं करेंगे। कल हाई कोर्ट की जो समाअत होगी उस समाअत को देखेंगे और फिर कोई फैसला सुनाएंगे। जबकि पीटीआई चेयरमैन के वकील लतीफ खोसा साहब ने एक अपील दायर की है। पीटीआई चेयरमैन को एतमाद नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर और उन्होंने यह दरखास्त की है कि उनके इस केस को लाहौर हाई कोर्ट या फिर पेशावर मुंतकिल किया जाए। अब यह मामला संजीदा भी हो चुका है, संजीदा तो पहले ही था, लेकिन अब एक छोटी सी उम्मीद पैदा हुई है सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत के बाद के शायद पीटीआई चेयरमैन को तोशाखाना केस में रिलीफ मिल सकता है। अब यह मामला जो है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर इसको गलत करार दिया बादियुन नजर में, तो ऐन मुमकिन है कि फैसले पर नजरसानी हो और पीटीआई चेयरमैन को जो है इसमें रिलीफ मिले और उनकी सजा जो है वो खत्म हो। इस हवाले से कानूनी क्या पहलू हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं? ये जो दरख्वास्त उनके वकील ने दी है, ये आइन के आर्टिकल 186A के तहत दायर की गई है और कल यकीनी तौर पर इस पर सुनवाई होगी और क्या फैसला आएगा इस पर बात करना तो कबल अज वक्त है। लेकिन हो क्या सकता है? हमारे साथ बैरिस्टर साहब मौजूद हैं और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सियासी तजियाकार इसार राना साहब, और हम कोशिश करेंगे कि हमें सेनेटर गौस साहब भी मुस्लिम लीग नवाज से इस पर ज्वाइन करें। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। आज जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में और तोशाखाना फैसले को बादियुन नजर में गलत करार दिया गया है, क्या आप चांसेस हैं कि उनको रिलीफ मिल सकता है पीटीआई चेयरमैन को तोशाखाना केस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज जो रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए, सब्जेक्ट इस बात को चूंकि फैसले का हिस्सा नहीं होते, तो रिमार्क्स से अंदाजा लगाना नहीं चाहिए, कोई प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो रिमार्क्स आए और जिस तरह जो जजमेंट ट्रायल कोर्ट में तोशाखाना की मौजूद है, उसको देखते हुए मैं ये समझता हूं कि अगर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ ना मिला, तो मेरे जो है तज्जिए के मुताबिक 100% जो है उनको सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। उसकी वजह ये है कि कानूनी सुकुम जो है वो फैसले में मौजूद हैं। एक तो मसला ये है कि जो मेंटेनेबिलिटी है सेक्शन 137 से मुतालिक, अच्छा, कि क्या 120 दिन के बाद से आपके तज्जिए से हट के मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर मामला इस तरह से हो जाए कि हाई कोर्ट अगर फैसला सुना रही है किसी केस पर और उस फैसले को जो आला अदालत है सुप्रीम कोर्ट अगर वो चैलेंज कर दे, उसे गलत करार दे दे, तो हाई कोर्ट के फैसले की फिर क्या हैसियत रहती है? उस पर क्या कहेंगे आप? कानून क्या कहता है? देखिए, वो इसको जरा टेक्निकल बात है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझाऊं। होता इस तरह है कि खान साहब जो हैं, जो एक्यूज्ड हैं तोशाखाना में, वो एक पिटिशन फाइल करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मेंटेनेबिलिटी के ऊपर। मेंटेनेबिलिटी के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्ट करता है ट्रायल कोर्ट को कि आप इस केस को सुने और इसका फैसला करें। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। इन द मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर टेकअप नहीं होता और ट्रायल कोर्ट जो है वो सजा सुना देता है और फिर उस सजा के खिलाफ पीटीआई जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ जाती है। तो एक फाइनल के खिलाफ अपील जो है और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और बेल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। लेकिन जो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड किया था मैटर ट्रायल कोर्ट को, उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। तो दोनों स्टेजेस के ऊपर अगर तो सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला गलत था और इस तरह से रिमांड नहीं किया जाना चाहिए था, तो इस तौर पे अगर ये फैसला आता है तो इसका मतलब है कि उनका डी नोवो ट्रायल दोबारा से होगा और इस ट्रायल को ही सेट असाइड कर दिया जाएगा। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बीच में थी वो खत्म हो जाएगी, उसकी एक लीगल कैरेक्टर। लेकिन अगर ये रिलीफ जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं देती, तो फिर फाइनल और कल्मिनेटिव रिलीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देनी है कि क्या कन्विक्शन पे ट्रायल कोर्ट का फैसला ठीक था या नहीं था, और फिर उसकी अपील दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। मगर जो आज रिमार्क्स आए वो तो ये आए कि कल देखा जाएगा
कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो क्या इसके ऊपर देखती है, वरना अदरवाइज 1 बजे फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो बेंच इसको सुनेगा। तो नजर ये आता है कि मुझे मेरी राय में जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा साहब ने यह अपील दायर की है आर्टिकल 186A के तहत कि पीटीआई चेयरमैन जो कि अक्यूज्ड हैं और इस वक्त पाबंदे सलासल भी हैं, सजा काट रहे हैं तोशाखाना केस में, उनको एतमाद ही नहीं है हाई कोर्ट पर इस्लामाबाद। वो कहते हैं कि इस केस को या लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल किया जाए या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किया जाए। तो इस हवाले से कानून क्या कहता है कि अगर एक्यूज सुप्रीम कोर्ट में चला जाए ये इस्तदा लेकर, दरख्वास्त लेकर कि हमें इस अदालत पे एतमाद नहीं है, फैसला हमारे खिलाफ ही आएगा, तो फिर कानून उस हवाले से क्या रास्ता निकालता है सर? देखिए, मैं बिल्कुल लेमैन टर्म्स में इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। बात यह है कि जुरिस्डिक्शन तो बनती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टेरिटोरियल, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सारी कार्रवाई इस्लामाबाद के अंदर की, मगर 2 ग्राउंड्स ऐसी होती हैं जिनके बेसिस पे मामला ट्रांसफर होता है। लोअर जुडिशरी में हाई कोर्ट ट्रांसफर करती है या डिस्ट्रिक्ट जज ट्रांसफर करता है, और फिर हाई कोर्ट के स्टेज के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करता है। उसकी 2 ही वजूहात होती हैं, तीसरी कोई वजह नहीं होती। वजह नंबर 1 ये होती है कि जी जो फेयर ट्रायल होता है एक्यूज का, वो उसको नहीं मिल रहा होता ड्यू टू रीजन ऑफ बायस, कि आप ये कहते हैं कि इस हाई कोर्ट में ड्यू टू रीजन ऑफ बायस जो है वो इनको सही हक अपने आप को डिफेंड करने का नहीं मिलेगा। और दूसरी वजह ये होती है कि सिक्योरिटी या सेफ्टी को खतरा होता है उस जगह पे ट्रायल करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि आसिफ जरदारी साहब के जो ट्रायल्स हैं वो सिंध से इस्लामाबाद लेके आए गए थे। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि शायद इसके अंदर जो है वो सेफ्टी या सिक्योरिटी का इशू बने, उस वक्त एटलीस्ट जो है जस्टिफिकेशन ये दी गई थी। तो ये 2 ग्राउंड्स हैं। इसके अंदर खान साहब और उनके वकील ने आज ये स्टैंस लिया है कि चूंकि चीफ जस्टिस जो हैं वो बायस्ड हैं, तो इस वजह से जो है इसको किसी और जगह पे लेके जाया जाए। अच्छा, मैं आपको एक चीज बीच में बताता चलूं फुल एंड फ्रैंक डिस्क्लोजर में, कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ मैंने एक कानूनी तौर पर चूंकि मैंने रेफरेंस भी मूव किया हुआ है, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि किसी हद तक खान साहब की जो दरखास्त है उसके अंदर मेरिट मौजूद है। ठीक है, तो इस पर सुनवाई के बाद आपको चांसेस क्या लगते हैं कि इस पर अमल भी हो सकता है, केस को मूव किया जा सकता है किसी और हाई कोर्ट में? मुझे इसके चांसेस कम नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि ऐसा बायस जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम अगर दे देती है सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बाद भी कम नजर आते हैं चांसेस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि ये बायस जो है ये नजर आना चाहिए अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, और ये एक बड़ा ही एक संगीन किस्म का एक जो है वो कदम होता है कि आप कहते हैं कि नहीं यहाँ पे बायस है, यहाँ से मैं ट्रांसफर करके इधर कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, जाहिर फैसला तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मामला ट्रांसफर ना हो, लेकिन तोशाखाना की जजमेंट तक मुझे ये जरूर नजर आता है कि उनको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि चंद कानूनी सुकून उसके अंदर ऐसे हैं कि इसका डी नोवो ट्रायल करना ही पड़ जाएगा, वो बेशक मेंटेनेबिलिटी हो या फिर वो गवाहियां रिकॉर्ड ना कराने देने का टाइम हो, या 3 दफा केस को कॉल कर एक ही दिन में फैसला सादिर कर देना हो। मैं समझता हूं कि इन पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, और क्या ये मिस स्टेटमेंट जो है ये आती भी थी करप्ट प्रैक्टिसेस में या नहीं, इसके बेसिस के ऊपर मुझे लगता है कि खान साहब को शायद जो है उनकी कन्विक्शन जो है वो सेट असाइड हो जाए। ठीक है, आज एक और अहम डेवलपमेंट है जिस पर हमने बात करनी है। साराना साहब की तरफ भी मैं भी जाता हूं। बैरिस्टर साहब, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को खत भी लिखा है कि वज़ीर आज़म के मशवरे पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील हुई और अब आइन ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों, और इंतखाबात के हवाले से क्या तैयारियां, क्या लाहे अमल हो सकता है। इस हवाले से जाहिर है आपके सदर मुमलिकत ने उनको जो है ख़त में पूछा है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर ने सुल्तान राजा ने कल अहम इजलास भी इस हवाले से जो है वो तलब किया है। अगर इलेक्शंस वक्त पर नहीं होते और इलेक्शंस के मोड में नहीं लेकर जाते चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी, तो फिर अभी इस पर कोई कार्रवाई की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात को दिए जाएंगे? जी, मैं तो समझता हूं कि आर्टिकल 14 के तहत सदर की ये जिम्मेदारी है, और देर कर दी मेहरबान आते आते सदर की ये जिम्मेदारी है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर कोई डेट जो है वो दे इलेक्शंस के लिए। ये उसकी आईनी जिम्मेदारी है, और उसने पूरी सदर ने जो है इसी आईनी जिम्मेदारी को पूरा करना है।
अगर जो है फिर उसके बाद भी सदर साहब डेट नहीं देते या उस डेट पे इलेक्शन कमीशन नहीं मानती, तो जाहिर है वो अल्टीमेटली मामला जो है वो सुपीरियर कोर्ट्स में ही चला जाएगा। और पंजाब और केपी की हद तक जब पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में गई और पंजाब में इलेक्शंस कराने का ऑर्डर हुआ, तो उसके अंदर तो बड़ा कैटेगोरिकली इस वक्त जो कानून और इंटरप्रिटेशन स्टैंड करती है वो तो ये है कि 90 दिन जो है वो मैंडेटरी हैं। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन ने होना है। अलबत्ता आपने देखा कि वो जो 14 मई का जो ऑर्डर था कि 14 मई को इलेक्शन हो, उस ऑर्डर को जो है वो फ्लाउट कर दिया गया और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स उसके ऊपर स्टार्ट नहीं हुई। कोई कोर्सिव मेजर्स उसके ऊपर नहीं लिए गए। तो जाहिर है शायद ये एक वजह हो कि जो कॉन्फिडेंस है वो शायद थोड़ा सा इलैप्स होता है, थोड़ा सा लूज होता है कि शायद वक्त पे इंतखाबात ना हो सके, वरना अदरवाइज तो पहले सदर और फिर सुपीरियर कोर्ट जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों आते हैं, उनकी ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को इंश्योर करें कि 90 दिन में इंतखाबात हो। और इलेक्शन कमीशन की खास तौर पे आर्टिकल 218 के तहत ये जिम्मेदारी है कि वो साफ और शफाफ इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर कराएं। नहीं अली ताहिर साहब, जवाब दे कौन होगा अगर ऐसा नहीं होता? तो अगर हुक्म की तामील नहीं होती, 90 रोज के अंदर इलेक्शंस नहीं होते, आइन पर अमल नहीं किया जाता, तो अगर हम फर्द वाहिद को देखें तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके जिम्मेदार होंगे। अगर इलेक्शंस नहीं होते, निगरान प्राइम मिनिस्टर उसके जिम्मेदार होंगे। कौन जिम्मेदार होगा फिर? देखिए, जो 14 मई का ऑर्डर था उसमें तो मैं समझता हूं कि फाइनेंस सेक्रेटरी इस वजह से जो है वो आते थे कंटेम्प्ट में, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर के बावजूद इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं दिए। अब तो पैसे आ गए हैं। हुकूमत का, केयर टेकर हुकूमत का इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सिर्फ हुकूमत डे टू डे बिजनेस हुकूमत का चलाना है। ये जिम्मेदारी जो है वो मैं इसार राना साहब से पूछना चाहूंगा। इसार राना साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना के इस फैसले को बादी नजर में गलत करार दिया है और इस फैसले की तफसील हम प्रोग्राम में पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपको क्या लगता है सर, कोई रिलीफ अब मिल सकता है, कोई गुंजाइश पैदा होगी पीटीआई चेयरमैन के लिए? रिलीफ तो बिल्कुल भूल जाए आप। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये इंदिया दिया कि वो इस केस से इमरान खान साहब को बरी कर सकते हैं, तो आज ही लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के वाक़े में इमरान खान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। तो हिसाब बराबर हो गया। और अगर वो कल इमरान खान इस केस से वो हो भी जाते हैं तो 2 केस उनके ऊपर, साइफर का और 9 मई वाला तो उनके सर पे है और उसमें उनकी गिरफ्तारी भी है। तो यानी वो अगर वहां से निकल भी जाते हैं तो फिर वो एक ऐसे केस में चले जाएंगे 9 मई वाले में जिसमें ना उनकी जमानत दायर हो सकती है ना कुछ। तो ये तो आप भूल जाएं कि कोई उनको को रिलीफ मिल सकता है। अब आगे की बात कीजिए, आपको सब पूछ लीजिए। ठीक है, रिलीफ नहीं मिल सकता तो सर ये आज उनके जो वकील हैं लतीफ़ खोसा, उन्होंने अपील दायर की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तो उनको एतबार नहीं है, केस को शिफ्ट किया जाए लाहौर या पेशावर। तो इस तरह की भी कोई सूरत हाल उनके लिए बनाई जाएगी या ये भी नहीं मुमकिन है? बन जाएगी, इस तरह की सूरत हाल भी बन जाएगी, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? जो कासिम के वालिद मोहतरम हैं वो बाहर नहीं आ सकेंगे, वहाँ वो अंदर ही रहेंगे, लंबे अरसे के लिए अंदर रहेंगे। और चाहे सुप्रीम कोर्ट जितना मर्जी शोर मचा ले, जो मर्जी कर ले, जो उनके मुकद्दर में लिखा हुआ है कि वो अंदर रहें, जेल भुगतें लंबी, वो जेल भुगतेंगे। चाहे उन्हें लाहौर केस शिफ्ट कर दें, लाहौर हाई कोर्ट में ले आए, चाहे उसे पेशावर हाई कोर्ट में ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, ये दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, सदर साहब ने खत लिखा है आज सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के लिए क्या आपकी तैयारियां, इलेक्शंस करवाए जाएं। और उससे पहले जो गुज़श्ता 3-4 रोज़ से सारा उनके ट्वीट के बाद से सवालात बहुत से उठ रहे हैं कि सदर मुमलिकत को एतमाद में लिया गया, नहीं लिया गया। अब ये सदर मुमलिकत ने जो ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इसकी क्या अहमियत देखते हैं? कोई इसकी कोई वेटेज होगी या इसको भी हवा में उड़ा दिया जाएगा? देखिए भाई, बात ये कि अभी मैं जब आपने मुझे लाइन पे लिया तो हमारे कोई दोस्त इस पे तबसरा कर रहे थे कि जो निगरान हुकूमत है वो डे बाय डे अमूर देखती हैं। तो मैंने थोड़ी सी उनसे माज़रत से तस्दीक करना चाहता हूँ कि अब जो नई कानून साजी हुई है उसके तहत जो निगरान हुकूमतें हैं वो डे बाय डे अमूर के साथ साथ वो जो माजी की कंटिन्यूटी है उसको भी रखेंगे। और दूसरी बात ये है कि डे बाय डे हुकूमत चलाना ये सब ऐसी फजूल बात है। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी सिर्फ इंतखाबात कराना है 90 दिन के अंदर।
और तीसरी बात यह कि ये निगरान हुकूमत सिर्फ दुनिया का नादरुल वजूद मुल्क हमारा है जहाँ पे निगरान हुकूमत आती है इलेक्शन से पहले। अदरवाइज सारी दुनिया में वही हुकूमतें जिनका टेन्योर खत्म हो रहा था इलेक्शन कराती हैं और इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार हो जाता है। भारत की मिसाल ले लें आप, ये जो निगरान हुकूमतें, ये एक तो आप इजाफी बोझ पालते हैं, जो एक भूखी नंगी कौम है उस पर नई काबीना का बोझ डाल देते हैं आप। दूसरी चीज ये कि जब आप निगरान हुकूमत के लिए जोड़ तोड़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसा बंदा लाना चाह रहे होते हैं जो इंतखाबात में आपको फेवर दे। अदरवाइज निगरान हुकूमत के लिए जोड़ तोड़ की क्या तुक बनती है? तो और फिर चौथी बात यह कि ये निगरान हुकूमत ने अगर इंतखाबात ही नहीं कराने तो फिर ये आए किस चीज के लिए है? पंजाब हुकूमत पिछले 6 माह से हुकूमत कर रही है और अब वो ऐसे हुकूमत करते हैं जैसे कि वही मुस्तकिल हुकूमत है। तो भाई फिर अगर यही सब कुछ होना है तो इंतखाबात का ड्रामा क्यों रचाएं हम? करोड़ों अरबों रुपए क्यों जाया करें? हम इन्हीं लोगों को कह देते हैं कि भाई आप कंटिन्यूटी रखें अपनी, और यही रखेंगे। मेरी बात याद रखिएगा अपने प्रोग्राम में कि यही लोग कंटिन्यूटी रखेंगे आगे। अगले 2024 में भी मुझे कोई इंतखाबात नजर नहीं आते। अरे सर, एक बड़ी दिलचस्प एक सिचुएशन है कि आज बाकायदा मुशावरत का आगाज इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों के साथ कर दिया है। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, चेयरमैन PTI मौलाना फजलुर रहमान को ख़त और शहबाज शरीफ को 25 अगस्त को बुलाया है। आसिफ जरदारी को मुशावरत के लिए 29 अगस्त को बुलाया है। आपको सर इस पे आपका एनालिसिस क्या है कि ये सियासतदान जिनके मैंने नाम लिए हैं या जिनको इलेक्शन कमीशन बुला रहा है, ये चाहते हैं कि इंतखाबात जल्द अज जल्द हों? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इलेक्शन कमीशन की मासूमियत देखें। एक तरफ उनका वकील इमरान खान की नाअहली का केस लड़ रहा है, दूसरी तरफ वो इमरान खान को बुला रहे हैं। फिर तीसरी बात ये कि क्या ये मासूम काकों को नहीं पता कि वो जेल में? अच्छा, फिर ये कि एक मैं आपके प्रोग्राम में एक ब्रेकिंग दे रहा हूँ कि मेरी इतलात ये हैं कि पीपल्स पार्टी और PTI में इलेक्शन के हवाले से खामोश मुफाहमत वजूद में आ चुकी है। और हो सकता है कि पीपल्स पार्टी अगर इंतखाबात के लिए अदालत में जाए तो PTI का वकील भी उनके साथ खड़ा हो। और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग और तब्दीली है पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि नून लीग कहीं पे भी इंतखाबात नहीं चाहती। वो ये चाहते हैं कि ये निगरान हुकूमत लंबा चले ताकि इस निगरान हुकूमत के गलत फैसलों और अवाम को कुचलने की पॉलिसियों से, जैसे 5 रुपए आज बढ़ा दिए उन्होंने, 20 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिए, तो फिर एक वक्त ऐसा है कि लोगों को शहबाज शरीफ की हुकूमत पे तरस आने लगे कि यार उन्होंने तो सिर्फ सानू मतलब मारे ही है तो कफन भी ला लेंगे थे। तो वो ये चाहते हैं कि इस तरह का माहौल बन जाए ताकि उसके बाद बड़े भैया दूल्हे राजा आएंगे और सहेली को ले जाएंगे, वो आ जाएं और आके वजीर आजम बन जाए, ताकि लोगों को ये हो जाए कि जी ये तो फेल हो गई हुकूमत है। और शहबाज शरीफ पे हम ऐसे ही कहते थे, वो उसने देखा फिर भी पेट्रोल जो है वो 350 का रखा था, इन्होंने तो 300 से ऊपर ले गए। तो ये सर, PMLN जो है वो डिले चाहती है और पीपल्स पार्टी और PTI एक हो चुके हैं इलेक्शंस के मामले पर। जी बिल्कुल हो चुके हैं, और ये आपके प्रोग्राम में मैं आपको ब्रेकिंग दे रहा हूँ। ठीक है सर, PTI की तरफ से कौन डील कर रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, ये भी बताएं। मैं ये नहीं कह सकता कौन कर रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस मौजू पे दोनों जमातों के दरमियान राब्ता हुआ है और दोनों जमातें इस बात पे मुत्तफिक है कि इंतखाबात बरवक्त और जल्द करवाने के लिए वो दोनों एक आवाज रहेंगे। और वो आने वाले दिनों में आपको नजर भी आ जाएगा। आज भी आप देख लें कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इंतखाबात के लिए वही बातें कह रही है जो PTI वाले कह रहे हैं। तो इनमें आपस में एक खामोश मुफाहमत हो चुकी है। और फिर वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल है उस पे भी इन दोनों जमातों के दरमियान एक खामोश अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि दोनों का एक मौकफ आपके सामने आएगा। ठीक है बैरिस्टर साहब, जिस तरह से सूबों में इलेक्शंस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे, अमल उस पर नहीं हुआ, अब अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आते हैं दोबारा से अमल नहीं होता तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। कानून इस हवाले से क्या कहता है? देखिए, जो कॉम्पोजिशन है इलेक्शन कमीशन की वो बड़ी सिंपल है, आइन के मुताबिक भी और सेक्शन 4 इलेक्शन एक्ट के मुताबिक भी। वो कॉम्पोजिशन ये है कि इलेक्शन कमीशन कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई कमिश्नर्स को, और ये बाय मेजॉरिटी जो है वो तमाम फैसले जो हैं वो लेते हैं।
यहाँ तक के हता के इनका कोरम भी जो है वो 3 के ऊपर जो है वो रखा गया है, यानी 3 आपस में बैठ के नहीं, 3 से ज्यादा ने आपस में बैठ के जो है वो फैसला करना है। तो दैट इज व्हाट द इलेक्शन कमीशन इज। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच होता है तो उसका जो जिम्मेवारी आएगी वो जो एक आप कहेंगे कि एंटिटी है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और अगर आप इंडिविजुअली पूछेंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इनकी जिम्मेदारी होगी। इसके अंदर 2 चीजों को मैं बताता चलूं। एक तो ये है कि पहली चीज तो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं भी आते और फिर भी 90 दिन में इंतखाबात नहीं कराए जाते तो ये मिसकंडक्ट में आ जाएगा। और मिसकंडक्ट के लिए आर्टिकल 209 मौजूद है जिसमें इन तमाम लोगों के केसेस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जा सकते हैं जो इनको नौकरी से बर्खास्त कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अलबत्ता अगर 90 दिन में इंतखाबात कराने का जो है वो नजर नहीं आता इनका मूड और प्रोग्राम, और उसके बाद कोई सुपीरियर कोर्ट, बेशक वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो डायरेक्शन जारी करती है और उसके बाद भी नहीं होता, तो फिर जो है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो है आर्टिकल 204 और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस उसके तहत जो है इनके खिलाफ कार्रवाई सकती है। उसमें तो ना सिर्फ इनको नौकरी से निकाला जाएगा और फाइन होगा, बल्कि इम्प्रिजनमेंट भी उसके अंदर मौजूद है। तो अल्टीमेटली ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे डिफॉल्ट करते हैं। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट बात है जो हमारे सामने है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का ऑर्डर दिया था पंजाब असेंबली के इलेक्शंस की हद। ठीक है, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हुआ का और ब्रेक के बाद बिलखुसूस हम बात करेंगे इंडिया की जानिब से रवाना किया जाने वाला चंद्रयान 3 मिशन जो कामयाब हो चुका है। भारत में तो इस हवाले से खुशी मनाई जा रही है और इस हवाले से हम भी प्रोग्राम में बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया, पाकिस्तान क्यों कोई इस तरह का मिशन लॉन्च नहीं कर सका। ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक नाजरीन। अपने प्रोग्राम में हम सियासी मामलात पर तो बात करते हैं और मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उस पर भी हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज जो हुआ है ये एक लंबे तसलसल की कड़ी है। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, वो डिजिटल मीडिया हो या फिर दूसरे तमाम तर उमूर हो, पाकिस्तान से एक कदम आगे क्यों दिखाई देता है। हम यहाँ पर इंडिया की तारीफ तो उस तरह से नहीं करेंगे, लेकिन हम उन उमूर पर तो बात कर सकते हैं जिनकी वजह से आज भारत ने चंद्रयान 3 मिशन को कामयाब बनाया है और दुनिया भर से मुबारकबादें समेट रहा है। नाजरीन, इंडिया की जानिब से रवाना किया जाने वाला चंद्रयान 3 खलाई जहाज कामयाबी से आज चांद की सतह पर उतर चुका है और चंद्रयान 3 ने बुध की शाम तकरीबन 6 बजे चांद के जनूबी हिस्से पर लैंडिंग अपनी मुकम्मल कर ली है। इसके नतीजे में इंडिया चांद के इस हिस्से पर खलाई जहाज उतारने वाला पहला और अमेरिका, साबिक सोवियत यूनियन और चीन के बाद सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बनकर उभरा है। इंडिया की खलाई एजेंसी इसरो ने कामयाब लैंडिंग के बाद अपने हेडक्वार्टर्स के ऑपरेशन सेंटर की तस्वीर शेयर की हैं, जहां साइंसदान और टेक्निकल स्टाफ कामयाब लैंडिंग पर खुशी का इजहार करता हुआ नजर आ रहा है। और यह कामयाबी हासिल होने के फौरन बाद इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया है और कहा है कि यह एक पुरमसरत मौका है और यह सिर्फ इंडिया की कामयाबी नहीं बल्कि हम सबकी कामयाबी है। हमारा नजरिया है कि एक दुनिया एक कौम, हमारा चांद का मिशन खलाई साइंसी तहकीक की जानिब एक मुस्बत कदम है और मुस्तकबिल में अपनी खलाई तहकीक को चांद से आगे लेकर जाएगा और जल्द इसरो सूरज पर तहकीक के लिए अपना मिशन भेजेगा। अब ये देखें आपके ये जो स्टेटमेंट आज अपने खिताब में भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया है कि अब हम सूरज पर अब कमान डालने लगे हैं, तो पाकिस्तान क्यों पीछे है। बात करने के लिए मारिया सुल्तान साहिबा मौजूद है हमारे साथ। मारिया साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। आज ये जो कामयाबी समेटी है इंडिया ने, सबसे पहले तो इस पर बात करेंगे कि आप क्या देखती है कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है और क्या पाकिस्तान भी आने वाले मुस्तकबिल में इस तरह का कोई जो है वो प्रोजेक्ट लेकर आएगा जिसमें वो चांद पर जा सके या सूरज पर जाने की बातें करे।
देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान जो है इसको अपनी आवाम के सामने बतौर कामयाबी के दिखा रहा है। लेकिन दो तीन चीज़ें शायद नरेंद्र मोदी साहब कहना भूल गए। एक तो ये कि इस स्पेस प्रोग्राम के पीछे जो मावनत है साइंसी और टेक्निकी, और उसके साथ साथ माशी तौर के ऊपर जो अमेरिका का डिफेंस बजट है उसके अंदर ना सिर्फ अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान ये खर्चोर है, बल्कि ये नासा के साथ जो है प्रोग्राम फंडेड है। तो इस लिहाज से जो नेक्स्ट जो प्रोग्राम जिसमें वो सूरज पे जाने की बातें करें, ये भी सोलारिस प्रोग्राम है, ये भी अमेरिकन स्पेस जो प्रोग्राम है वो और अमेरिका का जो डिफेंस बजट है उसके साथ मुंसलिक है। तो जाहिर है अमेरिका के साथ जो गठजोड़ हिंदुस्तान ने किया है उसका उनको फायदा भी हुआ है, और ये फायदा आप देख भी रहे हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने तकरीबन 4 माहिदे साइन किए हैं, जिसमें बीका कमकासा STA-1 है, यानी कि स्ट्रेटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से अब हिंदुस्तान जो भी काम करेगा स्पेस के अंदर वो सारी की सारी शराकतदारी के ऊपर बेस्ड है। और ये शराकतदारी जो है ऐसी नहीं है जहाँ हिंदुस्तान के पास ये खुली इजाजतनामा होगा कि वो कहीं भी जा सकेगा। हाँ, जो ऑर्बिटल स्पेस है वो इस वक्त हिंदुस्तान की इस्तेमाल हुई है, लेकिन जो पैसे और जो मावनत है वो अमेरिका के हैं। यानी अमेरिका के साथ मिलकर ये मिशन कामयाब बनाया इंडिया ने। जी, इसमें क्योंकि ये तमाम जो पैसे हैं वो अमेरिकन डिफेंस बजट से हैं और डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के थ्रू किए गए हैं, जिसके अंदर उनको पैसे भी दिए गए हैं। और अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा कबल अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान एक माहिदा हुआ था, और उस माहिदे के अंदर एक 2-3 शिकें ये भी थी कि वो स्पेस के ऊपर यानी कि चांद के ऊपर और उसके बाद जो है सूरज के ऊपर अपने मिशन भेजेंगे, और ये उसी प्रोग्राम के ताने बाने हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि हिंदुस्तान ने की स्पेस इस्तेमाल की गई, ये बात भी दुरुस्त है कि हिंदुस्तान के साइंटिस्ट ने इसके अंदर शिरकतदारी की है। लेकिन शायद नरेंद्र मोदी साहब अपनी कौम को, दुनिया को ये बताना भूल गए हैं ये तमाम तर पैसे जो हैं अमेरिका ने दिए हैं। ठीक है, अब जो मुस्तकबिल में इरादा रखता है इंडिया, और आज भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इशारा भी किया कि हम सूरज पर भी जाएंगे, और इससे पहले दीगर सैयारों का भी वो जिक्र कर चुके हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले मुस्तकबिल में ये कामयाबी भी समेट लेगा इंडिया, जिस तरह से आप कह रही हैं कि मुआवनत उनको अमेरिका की हासिल है? देखिए, मावनत नहीं है ये, मावनत से कुछ आगे है। इसमें जो प्रोग्राम है उसके तहत मेक इन इंडिया यानी कि इसका टैग इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है और जो उसके पीछे फंडिंग है और जिसके अलावा जो डिफेंस इम्पैक्ट है वो अमेरिका का होगा। तो उस लिहाज से ये जॉइंट को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट है। और इसके अंदर सोलारिस प्रोग्राम के ऊपर जो है अभी से नहीं तकरीबन पिछले 10 सालों से काम हो रहा है, और यकीनी तौर के ऊपर जैसे जैसे नासा इसके ऊपर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है यहाँ अमेरिका की जो शराकतदारी है, ये जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है वो भी आगे जाएगी। हाँ, मसला ये है इस वक्त कि जो मून है यानी कि जो चांद है वो सिर्फ अमेरिका का या हिंदुस्तान की मलकियत नहीं है, ये ग्लोबल कॉमन है, यानी कि इससे तमाम दुनिया इससे बहरामंद होती है। और इसकी जो साउथ पोल है इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं। सो अगर ये मिनरल्स जो हैं अमेरिका या हिंदुस्तान इस शराकतदारी के ऊपर जाकर करते हैं तो फिर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो बाकी दुनिया के अंदर 191 ममालिक हैं उनकी जो शराकतदारी है या जो उनके ग्लोबल कॉमन्स हैं यानी कि स्पेस जिसके अंदर एक है उसको आप कैसे तहफ़्फ़ुज़ देंगे। ज़ाहिर है इसके लिए कानून साजी होगी, यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर भी होगी, इंटरनेशनल फ्रीक्वेंसी बोर्ड के लेवल के ऊपर भी होगी, और ये तमाम चीज़ें जिससे पाकिस्तान को आवाज़ उठानी चाहिए। और साथ साथ रूस और चीन के साथ भी मुआवनत करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुस्तान का अपना चेहरा नहीं है, ये एक जॉइंट प्रोडक्शन है जिसके अंदर वो पावर जो इस वक्त दुनिया में स्पेस की जंग के अंदर या स्पेस की जो फ्रंटियर है उसमें 1945 से उस पर काम कर रही हैं, ये उनकी जो है एक तरह की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब देखना ये है कि इसमें हम कितनी हद तक आगे जाते हैं, रूस या चीन के साथ कितनी हद तक शराकतदारी करते हैं, और उसके बाद क्या ऑर्बिटल स्पेस हमारी इस्तेमाल की जा सकती है साउथ मिशन के लिए। क्योंकि अगर आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि जो रूस का स्पेस मिशन था जो साउथ पोल पर जाना था वो फेल हो गया। उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि ऑर्बिटल स्पेस क्या है, ऑर्बिटल स्पेस का कोजंक्शन पॉइंट क्या है। तो अगर पाकिस्तान की स्पेस को ऑफर कर सकती है रूस को या चीन को तो हमें इसके बारे में सोचना भी चाहिए और ये देखना भी चाहिए कि इसकी बेनिफिट्स हमें क्या होते हैं। अच्छा मारिया सुल्तान साहिबा, अगर हम एक कंपैरिजन करें, क्योंकि डिस्कशन तो हम कर सकते हैं इस पर, कि इसरो और स्पार्को की अगर हम कारकर्दगी देखें तो आप क्या समझते हैं कि हमारा जो इदारा है जो स्पेस और अपर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड इन तमाम तर मामलात को देखता है,
उनकी कारकर्दगी में अगर आप कोई डिफरेंशिएट करें या कारकर्दगी को कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो फिर हमारे पास क्या जवाब आता है कि हमारे पास इतने काबिल लोग मौजूद हैं जो मुस्तकबिल में इस तरह के जो है वो प्रोजेक्ट्स कामयाब बना सकते हैं? मारिया सुल्तान साहिबा, आपको आवाज आ रही? तो मारिया सुल्तान साहिबा की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। आज जो भारत ने कामयाबी से इस मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाया। मारिया सुल्तान साहिबा, आपसे सवाल मैंने ये किया है कि अगर हम कंपैरिजन करें इसरो का और स्पार्को का, जो पाकिस्तान का इदारा है स्पेस और अपर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो मामलात को देखता है, तो फिर हमारे पास क्या जवाब मिलता है कि हमारे पास पाकिस्तान में भी इतना पोटेंशियल मौजूद है और हम इस तरह के मामलात पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि चांद पर मिनरल्स भी हैं जो अमेरिका या भारत की सिर्फ अकेलों की मिल्कियत नहीं हो सकते, तो हम अगर स्पार्को पर बात करें तो हमारे पास कितना पोटेंशियल? देखिए, पोटेंशियल तो है हमारे पास, लेकिन जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हमें कानूनी तौर के ऊपर जिद्दत लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि ये तमाम चीज़ें बहुत महंगी हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर साइंटिफिक रिसर्च चाहिए जो सिर्फ कोई भी मुल्क अपने आप नहीं कर सकता। इसके अंदर मुख्तलिफ जो है आपको कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी जो साइंटिफिक कोलैबोरेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान पर मुख्तलिफ किस्म की सैंक्शंस लगी हुई हैं। अब जब आप पे अमेरिका और वेस्टर्न जो है वर्ल्ड अगर आप पे बंद हो रहा है तो आपको दूसरी तरफ देखना पड़ेगा कि चीन और रूस के साथ आप क्या कर सकते हैं ताकि कम से कम आप इस जो साइंसी दौड़ है उसमें पीछे ना रह जाएं। और इसके साथ साथ आपको अंदरूनी तौर के ऊपर अपनी कानून साजी दोबारा करनी पड़ेगी ताकि आपके जो ये मिशन हैं ये प्रॉफिटेबल भी हों और ये कमर्शियली वायबल भी हों, क्योंकि अगर ये कमर्शियली वायबल नहीं होते और इनकी जो अफादियत है आवाम तक नहीं पहुंचती या अवामल नाज तक नहीं पहुंचती तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस किस्म के साइंटिफिक मिशन को आप ऑन योर ओन जो है सपोर्ट कर सकें। साइंटिफिक पोटेंशियल है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने 1945 में दुनिया के तमाम साइंटिस्ट के साथ मुनासिब मुकाबला किया, बल्कि आप इतनी ताकत बने, लेकिन क्या आप उस जगह पे इस वक्त खड़े हैं? नहीं। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि एक तो आपको शराकतदारी चाहिए, दूसरा आपको अपनी साइंटिफिक एक्सचेंजेस को इंक्रीज करना है और तीसरा आपको अंदरूनी तौर पर अपने नौ कानून साजी करनी पड़ेगी जिसके अंदर आप इन टेक्नोलॉजी जोन्स को, इन तमाम जो नए जो टेक्नोलॉजी पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक आप अपने इन सेक्टर्स को डेवलप कर सकें। हमारा तो आप चूँकि माहिर आलमी उमूर की, हमारा तो इंटरनेट का मसला भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ और IT सेक्टर में भी हम पीछे रह गए और इस हवाले से भी कोई प्रॉपर अभी तक हमें कानून साजी या कोई हुकूमती सतह पर सरपरस्ती हासिल नहीं है कि नौजवान जो हैं जो IT में दिलचस्पी रखते हैं या डिजिटल ग्रो करना चाहते हैं, डिजिटल पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं, तो आपको लगता है हम आने वाले मुस्तकबिल में चाइना के साथ ही सही या रूस के साथ ही सही कोई इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले पाएंगे? देखिए, ये तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप IT की बात करते हैं, आप साइबर कॉमन की बात करते हैं, आप समुद्री कॉमन की यानी कि माशी राहदारी की बात करते हैं, तो उसके साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्पेस नेविगेशन को भी साथ रखें। अगर आप अभी देखें तो आप तकरीबन किसी के घर भी जाते हैं तो आप गूगल का इस्तेमाल करते हैं, आप GPS इस्तेमाल करते हैं, आप लोकेशन सर्विसेज यूज़ करते हैं। ये तो सिर्फ आम चीज़ें हैं। फिर जो बैनुल अक़वामी जैसे ट्रेड है, आपकी शिपमेंट है, इन चीज़ों के लिए भी आपको नेविगेशन की ज़रूरत है। फिर अगर आप बैटलफील्ड की बात करते हैं या कोई दफाई ज़रूरियात की बात करते हैं तो उस पर भी आपको ज़रूरत होगी। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर कमर्शियल एप्लीकेशंस के अंदर आपको स्पेस जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट है। इस वक्त दुनिया में बहुत सारी जगहों के ऊपर साइबर जो है सिक्योरिटी के ऊपर इतनी ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं हो रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तमाम जो अवाम है या दुनिया है इस वक्त वो एक नॉर्थ और साउथ नहीं बना सकी, यानी कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी है नॉट्स, इनके दरमियान इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यही वजह है कि अभी तक कानून साजी ना बैनुल अक़वामी सतह पे हो रही है ना ही आपकी डोमेस्टिक सतह पे। आप जो बात करें वो दुरुस्त है, हमें इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इसको जब कौमी सलामती के ज़ुमरे में देखते हैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर ना सिर्फ हम कानून साजी करें बल्कि इसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान को मईशी एतबार से आगे लेकर जाना चाहते हैं, नई नस्ल के लिए नए दरवाजे खोलना चाहते हैं, तो हमें स्पेस के फ्रंटियर को और IT के फ्रंटियर के ऊपर खास तौर पर तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर हम ये देंगे तो फिर हम माशी जो राहदारी हैं उनको इस्तेमाल कर सकेंगे, वरना महज आप जो है फिजिकल डोमेन के अंदर इन राहदारियों को डेवलप करेंगे जिससे आप एक बड़े हिस्से अपनी बड़ी इकॉनमी के हिस्से को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, मारिया सुल्तान साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया, कल दोबारा मुलाकात होगी। रुखसार मीर को दें प्रोग्राम न्यूज़ फीड से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।